बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं केएम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। सीनियर एनालिस्ट रोहित शर्मा और इससे बढ़ के मेरे दोस्त आज मेरे साथ मौजूद है। मैं वेलकम करता हूं रोहित आपको। थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग मी। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कल जो बोला है कि हम इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहते हैं। रिलेशन तो हम भी चाहते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे रिएक्ट करती है। अभी तक तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिएक्शन आया नहीं, हालांकि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी थोड़ी देर पहले, अभी तक कुछ आया नहीं। आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक अच्छा कदम है अगर ऐसे बोला हाँ, जाता है। असल असल में ये तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया ना। एक और बड़ी खबर जो कल की है रात की, यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने जो जमात दावा के डिप्टी लीडर हैं, जो हाफिज सईद के करीबी साथी रिश्तेदार हैं, अब्दुर्रहमान मक्की, उनको बाकायदा तौर पे टेररिस्ट करार दे दिया है। और ये पिछले कई सालों से भारत ये कोशिश कर रहा था कि यूनाइटेड नेशंस को टेररिस्ट करार दे, लेकिन जो 15 रुकनी कमेटी थी या काउंसिल थी ममालिक की, उसमें चाइना भी शामिल था जो इसको वीटो कर देता था। और अब कल चाइना ने भी वो वीटो वापस ले लिया और इस तरह अब एक मुतफक्का तौर पे मक्की को दहशतगर्द करार दे दिया। ये खबर हो सकता है आपके लिए बहुत बड़ी हो, पूरी दुनिया के लिए बड़ी हो, पाकिस्तान के लिए ये खबर बड़ी नहीं। इसके असरात जो हैं वो बड़े हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए जी, उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में था, पाकिस्तान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सका था। जब अमेरिका को जरूरत पड़ी उन्होंने उसको उठा दिया। अब्दुर्रहमान मक्की की कोई ऐसी हैसियत नहीं थी पाकिस्तान के लिए। बहरहाल चाइना, जिसने इतने अरसा से पाकिस्तान का साथ दिया और अब्दुर्रहमान मक्की को टेररिस्ट करार नहीं देने दे रहा था, वो इस वक्त, जबकि ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ की हुकूमत में पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती जो है वो आसमान से भी ऊंची और समुंदर से भी गहरी है। ये कहाँ गई समुंदर से गहरी और आसमान से दोस्ती, कि जब जरूरत है पाकिस्तान को चाइना की, तो उसने सबसे पहले भारत की बात मानते हुए जो अमेरिका के ऊपर एक दबाव डाला हुआ था उसको खत्म किया और एक दहशतगर्द करार दे दिया अब्दुर्रहमान मक्की को। क्या पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात खराब हो चुके या कोई और वजह आपको नजर आ रही है? जी रोहित। देखिए, ऐसा है सर कि ये जो दोस्ती है, इंटरनेशनल अफेयर्स और दोस्ती दोनों अलग अलग चीज होती है। इंटरनेशनल अफेयर्स में बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, और इंटरनेशनल अफेयर्स होते ही इसलिए हैं कि अपने कंट्री के इंटरेस्ट को सेव करने के लिए। चाइना इंडिया से कभी दोस्ती नहीं करेगा, या चाइना पाकिस्तान से कभी दोस्ती नहीं करेगा अगर उसके कोई इंटरेस्ट वहां पे नहीं है तो। इंटरेस्ट थे, दोस्ती थी। इंटरेस्ट नहीं है तो अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती बढ़ती दिख रही है। इंटरेस्ट क्या था? पैसे का। पैसा आता नहीं दिख रहा है। अभी $100 मिलियन दिए हैं चाइना ने पाकिस्तान को, उससे 4 गुना ज्यादा पैसा तो फ्रांस ने दिया, जिस फ्रांस के ऊपर इतने सारे प्रोटेस्ट किए गए थे। ये भी सोचने वाली बात है कि फ्रांस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, फ्रांस को इतना कुछ बोला गया, फ्रांस के में एक आदमी का मर्डर हो गया उस पे, और इतने प्रोटेस्ट किए, मतलब फ्रांस के सफीर को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ तक पोजीशन पहुंच गई। फिर उसके बाद फ्रांस ने $400 मिलियन दिए और पाकिस्तान ने फट से रख लिए। ये क्या बात हुई यार? मतलब वो जो डॉलर था उसमें इस्लामोफोबिया नहीं था, ये भी चीज बढ़िया। तो डॉलर आता है तो सब कुछ होता है। अब जहां तक मक्की की बात है, मक्की को सपोर्ट किया जा रहा था इंटरनेशनल एरिना पे, और मक्की को, भाई चाइना को क्या मतलब पड़ता है मक्की से? चाइना क्यों मक्की को ब्लॉक करेगा, उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर करना? कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने बोला ना ये बात चाइना को कि इसे इसे रोकिए आप, तो रोका गया था, तो उसके ऊपर वीटो पड़ रहे थे, तो उसे रोका जा रहा था। अब पाकिस्तान की उस रिक्वेस्ट को चाइना ने मना कर दिया कि नहीं, हम नहीं कर सकते, आप अमेरिका से दोस्ती करो, तो हो गया होगा। ये चीजें सामने दिख रही हैं, और ऊपर से साफ जो दिख रहा है कि पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती में कहीं ना कहीं कड़वाहट है, अमेरिकी करेले की। ये और बड़ी चीज दिख रही है, और इसी वजह से आपको स्टॉक मार्केट्स कहीं क्रैश करते हुए दिख रहे हैं सुबह से। लेकिन कराची स्टॉक मार्केट्स क्रैश करते हुए दिख रहा है, या पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट्स क्रैश करते हुए दिख रहे हैं। अब जहां तक बात यह कि इस पूरे गेम में आगे क्या होना, एक तरफ मक्की का
दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला हम इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहते हैं, हम 3 वॉर लड़ चुके हैं। भाई 3 वॉर लड़ चुके हैं तो आपने इससे पहले 2-3 बार कोशिश की कि कश्मीर इशू को हाईलाइट किया जाए, हम बिना कश्मीर के दोस्ती नहीं कर सकते। आप कहीं-कहीं जाकर के कश्मीर चीख रहे थे। आपको पता है ना कश्मीर क्या इशू है? कश्मीर में क्या होना है, क्या किया जा चुका है, अब तक सब कुछ पता था आपको। उस समय भी आपको पता होगा। इससे पहले आपके बड़े भाई प्राइम मिनिस्टर साहब ने आर्मी भेज दी थी करगिल में, तब भी आपको पता था कि हम 3 लड़ चुके हैं। ये सारी चीज़ें पता थी, लेकिन इस समय पाकिस्तान इज़ इन ट्रेमेंडस प्रेशर। डॉलर्स हैं नहीं, पैसा नहीं है, तो उसके साथ-साथ आपके पास क्या बोलते हैं उसे आटा भी नहीं है, सिचुएशन खराब हो रही है। आपको इकोनॉमी रन करने के लिए पैसा चाहिए, ऊपर से इकोनॉमी रन करने के साथ-साथ आपको जो कर्जा लिया तो वो वापस देने के लिए भी पैसा चाहिए, और है नहीं। तो कहीं न कहीं अ, एक स्टेटमेंट और आया था इन्हीं प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से कि हालाँकि मैं इन प्राइम मिनिस्टर साहब को ये मानता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हैं काबिल, एडमिनिस्ट्रेटिव इनके पास नॉलेज है, काबिल आदमी है, पढ़े-लिखे आदमी हैं। इनके ऊपर कंपल्शंस भी होंगी, और इनके बड़े भाई नवाज शरीफ, उनकी तो इंडिया में बैठे हुए लगभग सारे जर्नलिस्ट तारीफ करते हैं कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान मैटर को सुलझाने की बहुत कोशिश की। अब जहां तक बात ये कि ये इन साहब को ये भी पता था कि इनका भी जो स्टेटमेंट आया कुछ दिन पहले, उसमें ये क्लियर लिखा है, ये क्लियर बोला गया कि मुझे शर्म आती है, मैं दूसरे कंट्री में जाके पैसा मांगता हूँ। तो भाई जब आपने इमरान खान को हटाया था, उस समय पता था कि आपको मांगना पड़ेगा हर जगह जाके, या आपको एक्चुअल इकोनॉमी की सिचुएशन नहीं पता थी? पता थी। आप जा रहे हैं, कोई पैसा दे नहीं रहा है, खबर ऐसी भी आ रही है कि आईएमएफ अपनी इंस्टॉलमेंट्स को डिले कर सकता है। सारी चीज़ें कि कुछ-कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं ना, इंडिया में या कहीं दूसरे कंट्रीज़ में, तो वो पेशेंट को मरने नहीं देते, ठीक भी नहीं होने देते। ठीक हो जाएगा तो भाग जाएगा, पेमेंट नहीं आएगा, मर जाएगा तो भी पेमेंट नहीं आएगा, उसको ऐसे ही रखा जाता है। कुछ वो सिचुएशन दिख रही है। अब वो सिचुएशन क्यों है? इसलिए कि अगर पाकिस्तान सेल्फ रिलायंट हो गया, तो वो अमेरिका की सुनेगा नहीं, और पाकिस्तान कर्ज़े में डूब गया तो नहीं सुनेगा। इसलिए थोड़ा-थोड़ा पैसा धीरे-धीरे करके रिलीज़ करते रहो ताकि सब काम चलता रहे। कभी उस सिचुएशन से बाहर ना आए। एंड पाकिस्तान खुद भी इस मोड में नहीं है कि वो अपने आप को ठीक करे। पाकिस्तान खुद भी उस मोड में नहीं है कि वो अपनी 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 फाइनेंशियल सिचुएशन को या अपनी आर्मी को कम करने की कोशिश करे। 6 लाख की आर्मी 20 करोड़ पे, इंडिया की 130 करोड़ पे, 14 लाख की आर्मी। ज़रा आप खुद ही सोचिए ना, आर्मी कितनी है? भई टैक्स कौन दे रहा है? पूरा हम कंट्री तो लोग। दे नहीं रहा। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, पूरा कंट्री तो दे नहीं रहा। वो टैक्स पेयर बेस जो है, वो 1% 2% होता है, 5% होगा। अगर वो 5% बेस है, उस पर आपको 6 लाख की आर्मी रखनी है, 22 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ पे, बहुत टफ काम है। इंडिया के 13-14 करोड़ टैक्स पेयर, 13-14 भी नहीं है, कम ही है उससे। उस टैक्स पेयर पे हम 14 लाख की आर्मी रख रहे हैं। भाई हमारे पास टैक्स बेस बड़ा है। आपके पास टैक्स बेस छोटा है, उस पे 6 लाख की आपकी, हम दोनों की पॉपुलेशन हमारी आपकी पॉपुलेशन 1/5 है इंडिया से, 1/5 से भी कम। उसपे आप हाफ द आर्मी रख रहे हो, और मॉडर्नाइजेशन तो करना ही पड़ेगा, सैलरीज़ देनी पड़ेंगी, पेंशन्स देनी पड़ेंगी, तो पाकिस्तान समझ नहीं रहा है कर क्या रहा है। पाकिस्तान को एक क्लियर रास्ता पकड़ना पड़ेगा कि हमें कॉन्फ्रंटेशन में नहीं घुसना है, हमें अपनी इको बेटर करना है, और वो करने के लिए पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग डिसीजंस चाहिए। परहैप्स ये डिसीजंस कहाँ से लिए जाएँगे मुझे नहीं पता। रोड के इस पार इस्लामाबाद से या रोड के उस पार रावलपिंडी से, लेकिन लिए जाने चाहिए। बड़ी बात की है आपने कि एक रोड है दरमियान में डिसीजन लेने के लिए। इस तरफ से लेंगे तो कुछ और मतलब होगा, इस तरफ से लेंगे तो कुछ और मतलब होगा। ये आपकी ये जो पॉलिसी है ना, जो डबल जिसको कहते हैं मायने रखते हैं, ज़ू मैनी, इसको मैं अच्छी तरह समझता हूँ, और मैं इस पे कोई बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैंने इधर रहना है। तो असल बात ये है कि एक और अभी आपने ज़िक्र किया है कि आईएमएफ के साथ पाकिस्तान की जो डील चल रही थी, वो पेंडिंग होती नज़र आ रही है। मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ कि जो मेरे सोर्सेज़ हैं, उन्होंने बताया है कि आईएमएफ ने वाज़ेह किया पाकिस्तान पे कि ना तो वो इमरान हुकूमत में कोई कर्ज़ा देगा और ना ही शहबाज शरीफ गवर्नमेंट में अगली किस्त देगा कर्ज़े की। उनका ये मुतालबा है
जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं, अभी कंफर्म करूंगा इनको, लेकिन सोर्सेज मेरे जो है वो ये बता रहे हैं कि उनका ये वाज़ेह मुतालबा है, हफीज शेख जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको आप ले आइए, हम $1 अरब की बजाय $8 अरब को भी देने को तैयार हैं, लेकिन हफीज शेख हमसे वादा करें कि वो 4 साल तक कम से कम हुकूमत में रहेंगे और पॉलिसियां चेंज नहीं करेंगे। आपने देखा अभी कल ही पाकिस्तान के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इसहाक डार, उन्होंने आईएमएफ की जो शराइत है उनमें से एक को रिफ्यूज करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत जो है उसको 15 दिन के लिए बढ़ाने का ऐलान किया। तो ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान आईएमएफ के साथ जो बातचीत करता है और वादे करता है उनको पूरा नहीं करता। अब आप बताइए, आपने तो ये खबर दी मुझे कि शायद पेंडिंग हो जाएगी किस, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो देंगे ही नहीं। तो पाकिस्तान जिसके पास 3 साढ़े 3 अरब डॉलर के रिजर्व रह गए हैं, वो अब क्या करेगा? सर असलियत ये है कि इस समय तो पाकिस्तान कहीं पे भी बचाने की अपने आप को पोजीशन में नहीं है। पैसा कहीं से आता नहीं दिख रहा, कंट्री डिफॉल्ट के सामने खड़ा है और $30 बिलियन से ज्यादा देना है। भाई 1-2 बिलियन डॉलर होता तो पाकिस्तान कुछ अपने एसेट्स बेच के कर देता। $30 बिलियन कहाँ से लाएगा भाई? एसेट्स कहाँ से हैं? तो प्रॉब्लम है इसके पाकिस्तान के पास खुद के पास इस समय कोई तरीका नहीं है उससे ये जो क्राइसिस है इससे बाहर निकलने के लिए। आईएमएफ की बात माननी ही पड़ेगी। साथ-साथ कुछ-कुछ पैसा आया है, लेकिन वो भी किस फॉर्म में आया है? वो भी एड फॉर्म में आया है। चलिए, वो एड आप 10 साल में, 5 साल में दे देंगे, ठीक है। ठीक है, वो भी लोन फॉर्म में आया तो 5 साल में, 10 साल में दे देंगे। 5 साल, 10 साल बाद फिर देना है और इंटरेस्ट के साथ देना है। पाकिस्तान को अपने इंडिजिनस सोर्सेज़ बनाने पड़ेंगे, किसी भी सूरत हाल में बनाने पड़ेंगे और वो इंडिजिनस सोर्सेज़ ड्राई अप हो चुके हैं। अब आईएमएफ पैसा रोक रहा है, अगर इसका सीधे-सीधे इम्प्लीकेशन क्या होता है? इसका सीधे-सीधे इम्प्लीकेशन ये होता है कि यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपियन यूनियन है, यूरोप या यूरोपियन कंट्रीज़ या वेस्टर्न वर्ल्ड या वो F9 क्या बोलते हैं उसको मैं नाम भूल रहा हूँ जो कि लेंडर्स की एक एक वो है F9 G9 शायद ऐसे उसका नाम है उसका। वो वो सारे अमेरिका ये सब के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा पाकिस्तान और ज़्यादा डिपेंडेंट होगा तो उनके इशारे मानेगा। दे विल डिक्टेट कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है और करना पड़ेगा। और मजबूरी के सामने इलेक्शन खड़ा है। शहबाज शरीफ के सामने एक इतनी बड़ी मजबूरी के सामने इलेक्शन खड़े हुए मैं करूं क्या? इंडिया से आटा ले नहीं सकता क्योंकि मेरी इज्जत की बात है। ऑपोजिशन बोलेगा कि जिस दुश्मन ने हमारा कश्मीर दबा रखा उसका आटा खिला रहा है। पैसा आ नहीं रहा। लेंडर्स जो पैसा दे रहे हैं वो बोल रहे हैं कि टैक्सेस बढ़ाइए। टैक्सेस बढ़ाते हैं तो पॉपुलिस्ट मेजर नहीं है, इलेक्शन हारना पड़ सकता है। ये वो तख्त है जो कांटों भरा है, जो इमरान खान और जाते-जाते उसमें 10 कील ठोक गए हैं कांटे और इनको अब बैठना पड़ गया मजबूरी में। इसका मतलब अगर इमरान खान ये खेल ना ठोकते और ना जाते वहां से और उन्हीं की हुकूमत कायम रहती, तो शहबाज शरीफ के लिए कोई चांस था इन मुश्किलात से निकलने का, और ये मुश्किलात इमरान खान के लिए ज्यादा बढ़ सकती थी? इमरान खान को जब पता चल गया था कि मैं चला गया, तो इमरान खान ने क्या किया उसमें कीलें ठोकनी शुरू कर दी थी। वरना वरना ये चीज़ इमरान खान को खुद को झेलनी पड़ती। अब सिचुएशन ये है कि हो सकता है इमरान खान इतना बिगाड़ते भी ना इसको, लेकिन कर्ज़ों में तो भाई पाकिस्तान इमरान खान के टेन्योर में भी और इमरान खान ने भी एक खराब इकोनॉमी ही हाथ में ली थी। एफएटीएफ से बाहर निकलना बहुत बड़ा काम था, ऐसा नहीं था कि एफएटीएफ से बाहर निकलना आसान काम था। तो ऐसे सूरत हाल में इमरान खान भी सँभाल तो नहीं पाते, पसीने तो उनके भी छूट जाते इसको सँभालने में। लेकिन शहबाज शरीफ को वो तो उनके उनके बड़े भाई इमरान खान से पहले थे। इस सीट पे बैठे थे, उनको तो पता था पोज़ीशन क्या है, ऊपर से साथ में बहुत सारी चीज़ें छप रही थी अखबारों में, हर चीज़ में, उनके अपने भी सोर्सेज़ रहे होंगे गवर्नमेंट के अंदर कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर का भाई है, कोई आदमी पंजाब का चीफ मिनिस्टर रहा है, कोई आदमी एक रूलिंग पार्टी का एक पार्टी ऐसी जो कि हर इदारे में बैठी है, तो उसको पहले से सोर्सेज़ होते हैं कि यहाँ कर्ज़ा, यहाँ कर्ज़ा, ये कर्ज़ा, ये कर्ज़ा, ये कर्ज़ा लिया गया है। तो जब इतना कुछ पता होने के बाद ये काँटों भरा तख्त तो अपने सिर पे उन्होंने खुद लिया, काँटों भरा ताज अपने सिर पे खुद लिया। तो ये इनकी प्रॉब्लम है और इन्हीं को मैनेज करनी पड़ेगी और उसी को मैनेज करने में वो अब लेवल पे आए हैं कि हम इंडिया से बेटर रिलेशंस चाहते हैं। वो दिल से चाहते हैं, नहीं चाहते हैं वो अलग चीज़ है। उनका स्टेटमेंट
यूरोप को और अमेरिका को, दोनों को ये चीज बता रहा है कि इंडिया से बेटर रिलेशन चाहते हैं, हम लड़ना नहीं चाह रहे हैं। ये इंडिकेशन इंडिया की ओर तो आ ही रहा है। साथ में यूरोप और अमेरिका को भी बता रहे हैं, क्योंकि यूरोप और अमेरिका की इंडिया से आज बहुत अच्छी दोस्ती है। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है, और फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी होने के साथ साथ यूरोप और अमेरिका दोनों के दोनों हमसे बेटर रिलेशन चाहते हैं, और इन पाकिस्तान से जो भी बेटर रिलेशन चाहता है यूरोप और अमेरिका में, इंडिया के उससे अपने आप रिलेशन बिगड़ने लगते हैं। तो पाकिस्तान नहीं अच्छा, चाहता कि वो यूरोप और अमेरिका में किसी से भी खराब रिलेशन। अब ये बताइए कि पाकिस्तान के साथ दुनिया की एक बड़ी इकोनॉमी मौजूद है पाकिस्तान के नेबर में। दूसरी तरफ चाइना भी है, वो भी एक बड़ी इकोनॉमी है। भारत के साथ ताल्लुकात पहले खराब हैं, चाइना के साथ खराब होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान सिर्फ एक ही इसकी जो कह लें कि रट लगाई हुई है कि हम दुनिया की एटमी पावर हैं। ये एटमी पावर क्या इनको बचा सकेगी चाइना और भारत के साथ ताल्लुकात बिगाड़ के? सर, एटम बॉम्ब कभी भी रोटी नहीं देता, रोटी हमेशा खेती। आदमी को खेती में मेहनत करनी पड़ती है, तलवार से कभी रोटी नहीं मिलती। जोरे शमशीर कभी रोटी मिली हो किसी को तो बता दिया जाए। अब जोरे सही। शमशीर जो होता है वो जमीन जीती जाती है, और जमीन जीतने के बाद खेती फिर वहीं करनी पड़ती है। जितनी जमीन जीत लीजिए, खेती अपने आप नहीं होती। जो इंडस्ट्रीज लगेंगी, जो जो चाहे सॉफ्टवेयर हो या कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, ये इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगे पाकिस्तान में, उसके बिना नहीं होगा। ये सारी कहानियां जो हैं, ये हमने भी देखी हैं। और बेसिकली एटम बम तो एक लॉलीपॉप है, जो पाकिस्तानी जब रोटी मांगते हैं तो उनको दे दी जाती है, लॉलीपॉप चूसते हुए निकल जाए, रोटी नहीं। या कुछ और मांगा जाए तो रोड कहाँ है, उसको लॉलीपॉप दे देते हैं, एटम बम। तो वो लॉलीपॉप कितने दिन चलेगी सर, वो कितने दिन चलेगी? उसी लॉलीपॉप पे पहले नवाज शरीफ खा गए कई साल, और उसी लॉलीपॉप पे इमरान खान खा गए, अब शहबाज शरीफ खा ले। कितने दिन में एक लॉलीपॉप खा लोगे भाई? कोई नहीं खा सकता उसको। वो लॉलीपॉप थी, सबको समझ में आ गया पाकिस्तान में कि भाई वो एटम बम कुछ नहीं दे रहा, वो एटम बम रखा है। वो 1945 से आज तक वो चला ही 2 बार है अपनी हिस्ट्री में। उससे पहले वो एटम बम चला भी नहीं, उसके बाद भी नहीं चला। वो सिर्फ टेस्ट होता है, और वो जमीन के नीचे टेस्ट होता है, वहीं पड़ा रहता है। और वो बने हुए पड़े हमारे पास, पाकिस्तान के पास पड़े हैं, इंडिया के पास भी पड़े हैं, अमेरिका के पास भी पड़े हैं, जापान के पास भी पड़े हैं, सॉरी जापान के पास नहीं, रशिया के पास भी पड़े हैं, चाइना के पास भी पड़े हैं, फ्रांस के पास भी पड़े हैं। पड़े सबके पास हैं, वो यूज होता नहीं। और यूज नहीं होता तो उसका फायदा कुछ नहीं। आपके घर में मर्सिडीज पड़ी है लेकिन यूज नहीं होती वो, तो किस काम की? जहां आप रिक्शा सही रहे हो भाई। तो यूज नहीं होना तो ये उससे बाहर आ जाए ना। उस सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स से बाहर आ जाओ ना, कि हमारे पास एटमी ताकत है। भूल जाओ एक बार के लिए एटम बम नहीं है हमारे पास। अब क्या सिचुएशन है आपकी? हमेशा यही बताया गया एटम बम और सीपीसी, सीपीसी बंद हो गया लगभग, एटम बम भी चला गया। वेयर इज पाकिस्तान नाउ? पाकिस्तान इज ओवर। तो उस सिचुएशन से बाहर निकालना पड़ेगा। एटम बम कुछ नहीं करेगा, एटम बम कुछ नहीं करेगा। एटम बम से भी, उसे एक्सप्लोड करके भी कुछ नहीं होगा, उससे भी रोटी नहीं आनी। रोटी वहीं खेती से आनी, जिसपे गवर्नमेंट ने पिछले कई साल से, भाई सेल्फ सफिशिएंट था पाकिस्तान आज से 3 साल पहले अपनी अपनी उस पे एग्रीकल्चर में, अपने वीट प्रोडक्शन में। ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा उस टाइम पे 15 करोड़ पॉपुलेशन थी और अब 22 करोड़ है? एग्रीकल्चर पे ध्यान नहीं दिया गया है, सिंपल चीज। और ध्यान नहीं दिया तो आपकी फसल खराब हुई है। इस साल इंडिया बम्पर हार्वेस्ट की उम्मीद कर रहा है, ठंड इतनी पड़ी है। अभी 23 तारीख से यहाँ पर प्रेडिक्शन है कि 23 से 26 के बीच में बारिश होनी चाहिए। ये बारिश अगर आ गई तो इंडिया के जो गेहूं का हार्वेस्ट है वो और बेटर हो जाएगा, गंदम का हार्वेस्ट और बेटर हो जाएगा। तो अगर इंडिया बम्पर हार्वेस्ट ले रहा है तो पाकिस्तान को, हम लोग तो गेहूं, हम तो अफगानिस्तान को दे रहे थे। लेकिन एटम बम दिखा के, ये वही लोग हैं, इनकी अपनी एक शाजिया मरी ने अभी कुछ दिन पहले तो बोला था हमारे पास एटम बम में मीडिया को देख लो। प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है कि हम तो अच्छे रिलेशन चाह रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर भी वही लैंग्वेज बोल सकते थे। सर वो एटम बम कुछ नहीं करेगा, वो रखा है आराम से, उसको रखिए आराम से। वो पता है क्या है? वो एक बार प्रेसिडेंट्स हाउस, हमारे यहाँ राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट्स हाउस के घोड़े होते हैं। उस जमाने में बग्गी पे जाते थे प्रेसिडेंट, तो वो आगे घोड़े लगे होते थे, पांच पांच छह। तो फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी ने अपनी बहन से बोला था उन घोड़ों को देख के कि क्या सेवा होती है इन घोड़ों की।
इनसे इन घोड़ों के लिए खाने के लिए इतना अच्छा लाते हैं, इनको बेस्ट जगह रखते हैं, तो एसी में रखते हैं, इनको इनकी पूरी सारे दिन मालिश की जाती है, इनके पास काम कुछ नहीं है। सारे दिन ये खाली बैठे होते हैं, 26 जनवरी वाले दिन 1 दिन निकलते हैं घोड़े बाहर। तो एटम बम भी वैसे ही है, पूरे साल सेवा कर रहे हैं उसकी, वो निकलता नहीं है बाहर कभी। तो उस एटम बम का कोई फायदा नहीं है, यूजलेस है। आज एटम बम एक लायबिलिटी है पाकिस्तान, ये बात समझिए। न्यूक्लियर इज एनर्जी, उस एनर्जी को आप पॉजिटिव में यूज कर लें, उससे बिजली बना लें, अच्छा है। उससे बम बना के दूसरे को धमकी दें, आपकी मर्जी। तो ये भारत भी तो इसी तरह करता है ना, उसके पास भी तो एटम बम पड़ा है और वो धमकियां भी देता है कि जी हम पाकिस्तान में अगर एक एटम बम चला दें तो क्या होगा। सर ये धमकी आपको आखिरी किसने दी थी, ये और बता दीजिए। आपने सुना है? मैं आपको बता सकता हूँ, आपके फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने धमकी दी थी, उनके होम मिनिस्टर ने दी थी, डिफेंस मिनिस्टर ने दी थी, अभी शाजिया मरी ने दी, उससे पहले टीवी के सारे जर्नलिस्ट, इंडिया के किसी मिनिस्टर ने, शेख प्राइम रशीद मिनिस्टर। ने कहा था कि हमारे पास एक एक पाव के एटम बम है। वो तो 10 बार बोल चुके शेख राशिद कि हमारे पास, हम जो एटम बम है वो तो इमरान खान की शादी के लिए नहीं रखे हैं। ठीक है, इंडिया के एक मिनिस्टर ने दी हो, इंडिया के आर्मी चीफ ने कभी न्यूक्लियर वॉर की धमकी प्राइम मिनिस्टर ने कभी दी हो, इंडिया के जर्नलिस्ट ने दी, प्राइम मिनिस्टर वगैरह मिनिस्टर्स ये तो अंडर ओथ होते हैं, ये तो गवर्नमेंट का पार्ट है। जर्नलिस्ट मैं हूं, दूसरे 50 जर्नलिस्ट हैं यहाँ पे, उन्होंने दी हो। इतने रिस्पॉन्सिबली इंडिया एक न्यूक्लियर पावर है, क्या हम न्यूक्लियर वॉर की धमकी ही नहीं देते? हमारे पास है, लेकिन पाकिस्तान तो न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे रहा है हर बार, तो उससे कुछ होना आना नहीं है सर, सच ये है। अच्छी बात की आपने कि धमकियां देना जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन अब जिस तरीके से शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पे ऐलान कर दिया है कि भारत के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए और इस सिलसिले में उन्होंने यूएई के जो रूलर हैं उनको ये रिक्वेस्ट की है कि आप भारत के साथ बात करें कि कश्मीर समेत हर बात जो है उसको मसले को हल करने के लिए कोशिशें करें। हो सकता है भारत फौरी तौर पे इसका रिएक्शन ना दे और वो वही अपनी राग लापे कि जी पहले दहशतगर्दी खत्म करो। हमने सारे इकदामात किए दहशतगर्दी खत्म करने के, लेकिन भारत इस पे तसल्ली उसकी नहीं होती। क्यों नहीं होती ये भारत ज्यादा बेहतर जानता है, या रोहित आप बेहतर जानते जो कि इस वक्त भारतीय हुकूमत के तर्जुमान बने नजर आ रहे थे मुझे आज, और वही बातें आपने की जो भारतीय हुकूमत ने की है। बहरहाल मुझे अच्छा लगा आज आपसे बातचीत करके और आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी भारतीय हुकूमत की जो एजेंडा था उसके बारे में भी बात की और पाकिस्तान को समझाया भी कि भाई ये तरीकेकार है। अगर आपने अवाम में रहना है, अगर आपने जंग में रहना है तो उसका कोई फायदा नहीं, अवाम में रहना है तो उसको रोटी देना पड़ेगी। रोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट सर।